नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 21, जिसका नाम है जीवन के निर्माणकारी घटक कोशिका और ऊतक के बारे में। बहुत ही बढ़िया आपका ये अध्याय है, बहुत ही बढ़िया पाठ है। थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आप ये जो पढ़ते हैं, जैसे ही ये नाम सुनते हैं कोशिका या फिर ऊतक, इससे आपके दिमाग में क्या आता है? पहली चीज देखो, हमारा जो पूरा शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है। हमें पता है क्योंकि जब मैंने आपको पहले के अध्याय पढ़ाए हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका पूरा शरीर केवल एक कोशिका से बना है, वो एक कोशिकीय जीव। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका पूरा शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना होता है, उन्हें अपन कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो यहाँ पर हम जो है बहुकोशिकीय के अंदर आते हैं क्योंकि हमारा पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। इस बात को इस तरीके से सोचो, जैसे कि आपका घर बनता है तो बहुत सारी ईंटें काम में आती है। ये ईंटें लग लग के एक दीवार का निर्माण करती है। जिस प्रकार से ईंट एक साथ लग लग के आपके दीवार का निर्माण करती है, उसी प्रकार से ये कोशिकाएं आपकी पूरी बॉडी में लग के क्या करती है? आपके पूरे शरीर का निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो संरचनात्मक, क्योंकि हमारी पूरी संरचना किससे बन रही है? कोशिकाओं से बन रही है। इसीलिए हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक, क्योंकि हम जो कोई भी काम कर पा रहे हैं वो हमारे शरीर में उपस्थित इन कोशिकाओं की वजह से कर पा रहे हैं। इसीलिए कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जीवधारियों के शरीर के निर्माण में कोशिकाएं तरह तरह से व्यवस्थित होती है। अब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। प्रत्येक जीव अपना जीवन एक एकल कोशिका से आरंभ करता है जो कि निषेचित अंड है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए एक नर युग्मक बना। नर युग्मक किसके अंदर बनेगा? शुक्राणु जो बनते हैं आपके एक नर के अंदर बनेंगे। एक यहाँ पर मादा युग्मक होता है यानी कि अंडाणु। अब ये क्या करते हैं कि भाई ये जो शुक्राणु है इस अंडाणु को निषेचित कर देता है और किसका निर्माण करता है? एक कोशिका का, जिसे अपन नाम क्या देते हैं? युग्मनज। अब ये जो युग्मनज है यही आगे क्या करता है? विभाजित होता है, यानी कि एक कोशिका बन गई। अब इसमें क्या हुआ? विभाजन होगा। विभाजन हो के इससे क्या बनता है? अपने भ्रूण का विकास होता है और यही भ्रूण आगे जाके विकसित होकर एक बच्चे का निर्माण कर लेता है। तो सबसे पहले कोशिका ही तो बनी ही। यहाँ पर कौन सी कोशिका? युग्मनज कोशिका बनी। अब इसमें विभाजन होके एक नया बच्चा जो है वो बनता है। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में कैसे कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है। तो देखो, बात करते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। अब बहुत सारी कोशिकाएं मिलके आपके क्या बना लेती हैं? ऊतक बना लेती है। अब ऊतक मिलके आपके किसका निर्माण करते हैं? जो आपके अंग है उनका निर्माण करते हैं। तो ऊतक मिलके आपके अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलके आपके पूरे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि जितने भी आपके शरीर के अंदर ये पूरे तंत्र है, जैसे कि पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ, ये सब आपके किससे बनते हैं? इन अंगों से मिलके आपके अंग तंत्रों का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो गई? आपकी कोशिका हो गई। कोशिका जीवन की ही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो गई। क्यों? क्योंकि इसी से मिलके तो अपने पूरा शरीर यानी कि अपनी पूरा घर बना हुआ है। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पर अब बात आती है कि ये जो कोशिका है इसकी खोज किसने की? भाई कोई ना कोई तो होगा ना जिसने सबसे पहले इस कोशिका को खोजा होगा। तो बात करते हैं अपन एक वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने यहाँ पर कोशिका की खोज की। कैसे खोज की? कि भाई ये कहीं पर बैठे हुए थे तो इन्होंने देखा कि जो एक कांच की बोतल होती है उसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन जो लगा रहता है, एक तो अपना प्लास्टिक वाला होता है, एक वो लकड़ी वाला होता है। तो लकड़ी के गट्ठे वाला जब ढक्कन इन्होंने हटा के देखा तो उन्होंने इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा।
तो इन्होंने देखा कि भाई उसमें जो है ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोई संरचना इनको दिखी। उसी का नाम इन्होंने क्या दे दिया, कोशिका नाम दे दिया कि हमारे शरीर में भी ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ के ऊतक बना लेती होगी। उसी को नाम दे दिया क्या, कोशिका। किसने, रॉबर्ट हुक ने। किसकी सहायता से देखा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है इस कोशिका का पता लगाया, क्योंकि कोशिका को हम इस तरीके से थोड़ी देख सकते हैं नग्न आंखों से। तो इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस कोशिका की खोज जो है यहाँ पर की। देखिए यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कोशिकाओं की खोज में सहायक बना। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की 1665 में। आपसे एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई और कब की गई। तो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। किस में की गई, अपने साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा कॉर्क यानी कि लकड़ी से बना कांच की शीशी का ढक्कन के एक बारीक टुकड़े का निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान कई खाने या खंड नजर आए। इन्हीं खानों और खंड को उन्होंने क्या नाम दे दिया, इन्हीं को नाम दे दिया इन्होंने कोशिका। उन्होंने इन खानों खंडों को कोशिकाओं का नाम दिया। लैटिन शब्द सेला का अर्थ है खाना या खंड। तो इसीलिए ये जो कोशिका होती है इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जो कि किससे लिया गया है, आपके सेल लिया गया है लैटिन भाषा का शब्द सेला, जिसका मतलब है क्या, खाना या खंड। अब इसी तरीके से जैसे ईंट है वो भी आपके खंड हो गए, जो कि आपके किसका निर्माण कर रहे हैं, एक पूरे बॉडी का या शरीर का निर्माण कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कोशिका की खोज हो गई, फिर इसके बाद दो और वैज्ञानिक आए, उन्होंने दिया कोशिका सिद्धांत। तो अपन किसकी बात करते हैं यहाँ पर, कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं। दो जर्मन जीव वैज्ञानिक स्लाइडेन और श्वान, इन्होंने क्या किया, स्लाइडेन और श्वान ने 1838 और 1839 द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब ये कोशिका सिद्धांत है क्या, कोशिका सिद्धांत जो है तीन बातें कहता है। क्या तीन बातें कहता है, तो देखो कोशिका सिद्धांत व्याख्या करता है कि कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की जो संरचना बनी हुई है वो कोशिका से बनी हुई है, इसीलिए ये हुई संरचनात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई क्यों है, क्योंकि हम जो भी काम कर पा रहे हैं वो इन कोशिकाओं की वजह से तो कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कोशिका मिलके ऊतक बना रही है, ऊतक मिलके अंग बना रहे हैं, इन्हीं अंगों को काम में लेके तो हम सारा चीज कर पा रहे हैं, इसीलिए ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एवं शरीर के सभी अंग कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, क्योंकि आपके कोशिकाओं ने मिलके यहाँ पर किसका निर्माण किया, कोशिकाएं मिलके आपके निर्माण करती है ऊतकों का, और ऊतक मिलके आपके निर्माण करते हैं किसका, अंगों का, और अंग हमारे सारे काम करते हैं, इसीलिए ये हमारी क्रियात्मक इकाई हो गई। दूसरा तथ्य क्या कहता है इसका, सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर अपना बना क्या, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलके बन गए अपना युग्मनज। अब इस युग्मनज में क्या हुआ, विभाजन होगा, और विभाजन पढ़ेंगे हम आगे की क्लासेस के अंदर कि आपका समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, उसके बारे में। तो देखो जब इस युग्मनज में विभाजन हुआ आपका, तो अब यहाँ पर पहले तो एक ही कोशिका थी, अब इसमें विभाजन होके ये इस तरीके से दो कोशिका में विभाजित हो जाएगा, फिर ये 4 सेल यानी कि 4 कोशिका में, फिर 8 कोशिका में, इस तरीके से क्या होता जाएगा, विभाजित होता जाएगा। तो नई कोशिकाएं आपके कैसे बनी, पुरानी उपस्थित इसी कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ ना। तो यही आपका दूसरा क्या है, तथ्य है कोशिका सिद्धांत का। तीसरा तथ्य क्या कहता है कोशिका सिद्धांत का, कि एक प्राणी के कार्य कोशिकाओं की सम्मिलित गतिविधियों और पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका अपने अलग से ही काम कर रही होती है, ये सब आपस में मिलके काम करती है, तो जीव या प्राणी का निर्माण करता है। यानी कि हमें पता है कि मान लीजिए कि मैं आपसे कोई चीज़ कह रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, आपके दिमाग के अंदर वो बात जा रही है, तो आपके दिमाग के अंदर वो बात जा कैसे रही है,
आप कानों से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो। तो जब आप कानों से सुनते हो तो आपके शरीर के अंदर कुछ कोशिकाएं मौजूद होती है जिन्हें अपन तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। वो क्या करती है, जैसे ही आपने ध्वनि सुनी तो उस जो सिग्नल है उसको ग्रहण करके कहाँ पर लेके जाएगी, आपके दिमाग तक लेकर जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि एक खुद चल के चली जाएगी, नहीं, बहुत सारी ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं, जितने आपके आसमान में सितारे नहीं है ना, उतने तुम्हारे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं मौजूद है। तो ये तंत्रिका कोशिका क्या करती है कि आपके जैसे ही आपने किसी चीज को सुना तो उसको इसने ग्रहण किया, एक से दूसरे को पास किया, दूसरे से तीसरे को पास किया, तीसरे से चौथे को पास किया, इस तरीके से पास कर करके कहाँ पर पहुंचा दिया, मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क से आपके लेके आया क्या, उसका उत्तर, कि जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें धर दिया एक चाटा, चाटा धरने पे तुम्हारे काल पे पड़ गया भाई ये चाटा। अब तुम्हारे ब्रेन तक बात गई कि भाई चाटा पड़ गया, तो अब ब्रेन से क्या आएगा, आपके मस्तिष्क से आएगा कि भाई इसके बदले मुझे करना क्या है। कोई बच्चे रो देते हैं, कोई बच्चे पलट के झापट मार देते हैं। तो यानी कि आपके दिमाग ने तो कहा ना आपसे ये सब काम करने के लिए, तो आपके हाथ तक जो अगर चाटा मार रहा है पलट के, तो आपके हाथ तक वो उत्तर लाने का काम किसने किया, उन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं ने किया। तो ये सब आपस में मिलके क्या करती है, काम करती है। और यही क्या है अपना कोशिका सिद्धांत, कि हर एक कोशिका जो है आपके एक पहले से उपस्थित कोशिका से ही बनती है, यानी कि उसमें विभाजन होगा तो नई कोशिका बनेगी। दूसरा, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरा क्या, सारी कोशिकाएं आपस में मिल के सम्मिलित गतिविधि और पारस्परिक क्रिया करती है, उसके परिणाम स्वरूप ही हम किसी कार्य को संपन्न कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम टोटल मिला के अगर एक बात कहें तो क्या बात होगी कि कोशिका को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जीवित प्राणियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो स्वतंत्र अस्तित्व रखती है उसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहा जाता है। अगर आपसे परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाए कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका क्या है, जो कि जीवित प्राणियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, उसे ही अपन कहते हैं कोशिका। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि अंगों का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिकाएं मिलके आपके एक प्रकार की कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती है और ऊतक मिलके आपके अंगों का निर्माण करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं, सभी कोशिकाओं के 3 मूल भाग होते हैं। जब अपन सारी कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं तो उनके अंदर 3 मूल भाग होते हैं। कोशिका भित्ति जो कोशिका की सीमाएं तय करती है और इसे आकार देती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने क्या बना दी, एक कोशिका बना दी, एक सेल बना दी, तो इसकी ये जो दीवार है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसे आपने देखा होगा कि आपके डब्बे हैं, जैसे मान लो प्लास्टिक का कोई डब्बा है, उसकी दीवार जो है उसको आकार दे देती है, कोई आपका चौकोर होता है, कोई आपका गोल होता है, तो ये एक तरीके से क्या करती है, उसकी दीवार का काम करती है ना, उसको आकार दे देती है। इसी प्रकार से कोशिका भित्ति जो है कोशिका की सीमाएं तय करती है और इसे आकार दे देती है। जब तुम उस डब्बे के अंदर कोई चीज भरते हो तो वो दीवार उस डब्बे से उन चीजों को बाहर नहीं जाने देती। इसी प्रकार ये कोशिका भित्ति के अंदर ये क्या कर देती है, इसकी सीमा तय कर देती है कि तुम यहाँ तक रहोगे, इसका सामान इसी के अंदर रहेगा और ये इसका आकार रहेगा। दूसरा, डीएनए जो केंद्रक में पाया जाता है। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है हमारा आनुवंशिक पदार्थ। जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, इसके पास क्या है, एक केंद्रक जो कि आपके बीच में पाया जाएगा, जिसे अपन नाभिक भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो केंद्रक है इसी के अंदर अपना क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है, आनुवंशिक पदार्थ, जो कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाता है, यानी कि मम्मी पापा से बच्चों में जाता है, यही आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। आई बात समझ में। तीसरा भाग होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव, साइटोप्लाज्म। तो यानी कि ये जो कोशिका है इसके अंदर जो द्रव पाया जाएगा उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से ये 3 भाग मिलकर आपके पूरी कोशिका को बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए
बात करते हैं कोशिका का डीएनए साइटोप्लाज्म में स्थित हो या फिर केंद्रक झिल्ली से घिरा हो तो कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कहलाती है। तो अब हम यहाँ पर बात कर सकते हैं जो कोशिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की आपकी कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और आपके यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों में क्या अंतर होता है? तो देखो, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनके पास सुविकसित केंद्रक नहीं होता, जिनके पास सुविकसित केंद्रक नहीं होता उसे अपन क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका होती है जिनके पास सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। अब ये सुविकसित केंद्रक का मतलब क्या है यहाँ पर? तो यूकैरियोटिक के पास क्या होगा? आपका सुविकसित केंद्रक जो है वो मौजूद होगा। देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये एक कोशिका है, ठीक है, मैंने एक कोशिका बना दी। अब इस कोशिका पे मान लीजिए ये केंद्रक है और केंद्रक के ऊपर ये केंद्रक आवरण है या केंद्रक झिल्ली है, तो यानी कि सारा ये क्या रहेगा? व्यवस्थित रहेगा। तो ये तो हो गई आपके क्या, यानी कि केंद्रक सुविकसित है, तो ये तो हो गई आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। लेकिन मान लो कि एक यहाँ पर मेरे पास कोशिका है, इसके पास इस तरीके से केंद्रक के ऊपर कोई आवरण नहीं है, तो इस तरीके से ये जो केंद्रक है ना वो निश्चित नहीं है, सुविकसित नहीं है, क्योंकि इसके पास झिल्ली नहीं है, इसके पास आवरण नहीं है। तो इसीलिए इस वाली कोशिका को अपन क्या कह देंगे? इसको कह देंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि इसके केंद्रक के ऊपर केंद्रक आवरण नहीं है। तो जब हमारा डीएनए इस केंद्रक के अंदर होता है, वो आपके उस झिल्ली की वजह से ही तो वहां पे रुका रहता है। जब झिल्ली नहीं होगी तो क्या केंद्रक केंद्रक के अंदर वो डीएनए रुकेगा? नहीं ना। इसीलिए इनको अपन क्या नाम देते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका नाम दे देते हैं, जिनके पास सुविकसित केंद्रक नहीं होता। आई बात समझ में? चलिए देखिए, आगे बात करते हैं अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये वाला चित्र और वो वाला चित्र, दोनों में क्या अंतर आप कर पा रहे हो? देखो, ये वाला जो चित्र है ना वो आपका किसका है? यूकैरियोटिक कोशिका का है। कैसे पता लगा कि मैम हम कैसे पता लगाए ये यूकैरियोटिक कोशिका है? पहली चीज तो आपको क्या याद रखनी है, जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें सुविकसित केंद्रक होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं, जो आपके यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें और कोशिका अंग, जैसे हम है, ठीक है, हमारे बहुत सारे अंग है। अब आप एक कोशिका को ले लो, उस कोशिका के भी बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं कोशिकांग। क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कोशिकांग, ठीक है। अब अगर उस सेल के अंदर, उस कोशिका के अंदर बहुत सारे ऐसे कोशिकांग मौजूद है, तब तो उसे अपन कहेंगे यूकैरियोटिक। अगर ऐसे कोशिका अंग मौजूद नहीं है तो उसे अपन कहेंगे प्रोकैरियोटिक। जैसे कि इस चित्र के अंदर देखो, ये पूरी आपकी क्या है? एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर ये कोशिका अंग राइबोसोम भी है, इसके पास ये पूरा सुविकसित केंद्रक, यहाँ पर देखो ये पूरा सुविकसित केंद्रक भी है क्योंकि इसके पास झिल्ली है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास यहाँ पर ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, और ऐसे बहुत सारे कोशिका अंग मौजूद होते हैं। जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे कि आपका गोल्जी काय होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। ये सारे कोशिका अंग अगर किसी कोशिका के अंदर मौजूद है तो वो आपके होती है यूकैरियोटिक कोशिका। जबकि बात करें यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो देखो भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास तुमको क्या ऐसे नजर आ रहे हैं क्या? इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है क्या? या फिर तुम्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है क्या? या फिर तुम्हें आपके गोल्जी काय नजर आ रहा है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। केवल एक ऐसा अंग जिसे अपन कहते हैं राइबोसोम, वो आपके प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। तो देखो यहाँ पर ये राइबोसोम नजर आ रहा है, ये आपके दोनों में होगा। लेकिन आपके जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें और कोशिका अंग मौजूद नहीं होते हैं। अब देखो, इसके पास कोई सुविकसित केंद्रक है क्या? है ही नहीं, क्योंकि इसके केंद्रक के ऊपर केंद्रक आवरण नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ये क्या है? इसके पास न्यूक्लियोइड है, ठीक है। इसको अपन क्या कह देंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका नाम दे देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो,
अगर आपसे एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर पूछा जाए यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या अंतर होता है, तो लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक के पास सुविकसित केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के पास होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास आपके जो और कोशिका अंग है वो मौजूद नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी काय हो गया, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के पास ये सारे कोशिका अंग मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की। यूनानी शब्द प्रो यानी कि पहले, कैरियोन का मतलब केंद्रक। इन कोशिकाओं में सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता, सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं होता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए का एकल अणु साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है जैसे ये कोशिका है, ठीक है, अब इसके अंदर ये जो पदार्थ भरा हुआ होता है उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें डीएनए का एक अणु होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, इसमें न केवल केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक आवरण ही नहीं है, इसीलिए तो न्यूक्लियोइड यहाँ पर प्रेजेंट है, बल्कि कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक आदि भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। उदाहरण बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। आपको याद है मोनेरा के अंदर मैंने आपको बताया था, मोनेरा के अंदर आपके कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, बताया था नहीं बताया था जब 5 किंगडम प्रणाली बताई थी, 5 जगत प्रणाली के अंदर, तो बस आपके बैक्टीरिया किसके अंदर आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक के अंदर आ जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका की। भाई ये प्रोकैरियोटिक का डायग्राम है, देख लो ये किसका डायग्राम है, एक चित्र आपके बैक्टीरिया का ही चित्र है। देखो ये प्रोकैरियोटिक कशाव है इस तरीके से निकले हुए, ये क्या है आपके राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम आपके जो है प्रोकैरियोटिक में भी उपस्थित होगा और यूकैरियोटिक में भी। ये आपके कोशिका की झिल्ली है जिसे अपन कोशिका भित्ति कहते हैं, और इस तरीके से ये प्लाज्मा झिल्ली है। तो ये क्या हुआ, आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक कोशिका में मैंने आपसे क्या कहा कि एक जो कोशिका है उसके पास सुविकसित केंद्रक होगा, यानी कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। दूसरा, इनके पास देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, इनके पास गोल्गी काय भी है, इनके पास लाइसोसोम भी है, ये सारे कोशिका अंग मौजूद होंगे। इन कोशिकाओं में डीएनए नाभिकीय केंद्रक भित्ति के अंदर होता है। जैसे ये मान लो कोशिका है, ये आपके केंद्रक है, इसके अंदर जो डीएनए है वो मौजूद होगा। आनुवंशिक पदार्थ 2 या अधिक डीएनए अणुओं का द्वारा निर्मित होता है, जो कि कोशिका के अविभाजन की स्थिति में क्रोमेटिन फाइबर के नेटवर्क के रूप में मौजूद रहता है। इसको अपन पढ़ेंगे आगे कि आपका जो डीएनए है वो किस तरीके से बनता है, इसकी ये द्विकुंडली संरचना होती है, ये सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। आगे देखिए, भित्ति से घिरे अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक आदि साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं। उदाहरण पौधों की कोशिकाएं, कवक, जंतु कोशिका, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, जैसे आपके प्रोटिस्टा, आपके फंगस यानी कि फंजाई, प्लांट यानी कि प्लांट जगत, पूरा पादप जगत और जंतु जगत, ये सारी कोशिकाएं जो आएंगी वो किसके अंदर आएगी, आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आएगी। यहाँ तक आपको बात आई समझ में कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का क्या काम होता है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए आज की इस क्लास में हमने पढ़ा कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। अब ये जो कोशिका है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें की थी, तो आपके जो बोतल का ढक्कन होता है लकड़ी का जिसे अपन कॉर्क कहते हैं उसके अंदर की। उन्होंने देखा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कि इसमें जो है एक जाल के रूप में संरचना, मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक संरचना इनको दिखी, तो इसीलिए इन खंडों को उन्होंने क्या नाम दे दिया, कोशिका नाम दे दिया।
इसके बाद बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्लाइडेन और स्वान ने प्रतिपादित किया। 3 चीजें ये कहता है। कौन सी 3 चीजें? कि आपके जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो कोशिका ही होती है। दूसरी चीज के जो आपके कोशिका होती है वो किसी पहले से उपस्थित कोशिका में विभाजन के स्वरूप ही बनती है। तीसरा क्या कि ये सारी कोशिकाएं आपस में एक नेटवर्क की तरह बनके आपस में एक दूसरे से संबंधित होकर क्या करती है? कार्य करती है। इसके बाद हमने देखा कि आपके जो कोशिकाएं होती है वो 2 प्रकार की हमने देखी है। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है जिनमें सुव्यवस्थित या सुविकसित केंद्रक नहीं होता, उसे अपन कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक होता है यानी कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली या आवरण पाया जाता है, उन्हें अपन कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन आते हैं? आपके बैक्टीरिया और आपके नीलहरित शैवाल। जैसे कि आपके ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इनमें कोशिका अंग मौजूद नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, गोल्जी काय नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये सारे कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रिका हो गया, उसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी काय हो गया, ये सब उपस्थित होते हैं। एक कौन सा जो है कोशिका अंग जो दोनों में उपस्थित होगा वो होगा आपके राइबोसोम। तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया। अब अगर आपके एग्जाम में परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख सकते हैं इनका उत्तर आराम से। चलिए मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।